रेशा इसके उत्तर प्रदेश सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पिछली कड़ी से आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोगों को देखना है कि मौर्य काल एवं उत्तर प्रदेश। अगर हम मौर्य काल और उत्तर प्रदेश को देखें तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जगह हमें मिलती है सहगौरा। सहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से मिला हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्क्रिप्शन है, जिस इंस्क्रिप्शन की रचना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। और ये इंस्क्रिप्शन हमें चंद्रगुप्त के समय पड़े हुए फेमाइन या अकाल की जानकारी देता है। इसके अतिरिक्त हमें चंद्रगुप्त की कोई महत्वपूर्ण जगह उत्तर प्रदेश से प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण रूलर है अशोक, और अशोक से जुड़ी हुई हमें ढेरों जानकारियां उत्तर प्रदेश से प्राप्त होती हैं। अगर हम अशोक को देखें तो अशोक से जुड़ी हुई चीज़ों में दो महत्वपूर्ण जगह सारनाथ और कौशाम्बी, ये दोनों महत्वपूर्ण जगह किससे जुड़ी हुई हैं? अशोक से। सारनाथ में अशोक ने अपना स्तंभ अभिलेख और कौशाम्बी में भी उसने अपना स्तंभ अभिलेख स्थापित कराया। इन अभिलेखों में अगर हम देखें तो इन दोनों अभिलेखों में जो महत्वपूर्ण चीज है, इन्हें हम संघभेद अभिलेख के नाम से जानते हैं। संघभेद अभिलेख का मतलब कि जिसके अंतर्गत भिक्षुओं ने संघ में डिस्प्यूट पैदा करने का प्रयास किया और अशोक ने दोनों को चेतावनियां दी। और ये दोनों ही महत्वपूर्ण जगह कहाँ स्थित हैं? आपके उत्तर प्रदेश में। इनमें से कौशाम्बी वाले स्तंभ को रानी के अभिलेख से भी जाना जाता है, जिसमें हमें अशोक की रानी कारुवाकी और उसके पुत्र तीवर की जानकारियां प्राप्त होती हैं। ये एकमात्र अभिलेख है जिससे हमें उसके बेटे की जानकारी मिलती है, और उसके बेटे का नाम तीवर और पत्नी का नाम कारुवाकी था। इसके बाद इस अभिलेख को कौशाम्बी से प्रयाग स्थानांतरित करने का काम अकबर के द्वारा किया गया। इसके बाद इस पर जहांगीर और जहांगीर के साथ साथ बीरबल, इन दोनों के भी अभिलेख प्राप्त होते हैं, और इसलिए कौशाम्बी का अभिलेख एक महत्वपूर्ण अभिलेख के रूप में देखा जाता है। और अगर हम गुप्त पीरियड की बात करें तो इसी प्रयाग स्तंभ पे हरिसेन, हर्ष के दरबारी कवि एवं मंत्री हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी जगह अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो किससे जुड़ी हुई है? अशोक के अभिलेख के साथ साथ ये तत्कालीन इतिहास को हमें बड़ी स्पष्टता के साथ दर्शाती है। और इसलिए अशोक की ये दोनों ही जगह हमारे दृष्टिकोण से एग्जाम के अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद अशोक की किसी और चीज़ों का संबंध सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के साथ नहीं रहा। ये अलग है कि अशोक ने सांची में, वो सारनाथ में स्तूप का भी निर्माण करवाया, जो महात्मा बुद्ध के लिए उसने निर्मित किया। और इस तरीके से आपकी ये दोनों ही महत्वपूर्ण जगह कहाँ से? अशोक की उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद मौर्य डायनेस्टी का अंत, बृहद्रथ नामक मौर्यों का सबसे अंतिम रूलर था बृहद्रथ, और बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई। और पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र में शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग के समय भारत में बड़े पैमाने पर हुणों के आक्रमण हुए, और पुष्यमित्र शुंग के एक मंत्री धनदेव का अयोध्या अभिलेख ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और जो भी निकटतम 2017 आपकी पीसीएस प्री में भी उन्होंने, या 18 प्री में उन्होंने पूछा था,
और मैच करने के लिए दिया गया था धनदेव का अयोध्या अभिलेख। ये अभिलेख होड़ भारत में शक आक्रमण के बारे में जानकारी देता है। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो भारत में हमारे किसके बारे में विदेशी आक्रमणों की जानकारी देने वाला भी एक महत्वपूर्ण अभिलेख हमें कहाँ से मिल जाता है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या नामक स्थान से। इसके बाद मौर्योत्तर काल में अगर हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की हमें कई महत्वपूर्ण जगह दिखाई देती हैं। मौर्योत्तर काल के मौर्योत्तर यानी कि लेटर मौर्यन 200 BC से लेकर के 200 AD के बीच में अगर हम इस समय को देखें तो हमें उत्तर प्रदेश में मथुरा कुषाण शासक कनिष्क फर्स्ट की राजधानी थी और ये उस टाइम पीरियड पे सिल्क रूट या रेशम मार्ग के साथ मध्य एशिया से जुड़ा हुआ था। इसलिए मथुरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में सामने आता है और इसीलिए साथ ही साथ मथुरा में मथुरा वास्तुकला के अंतर्गत हम मूर्तियों का निर्माण भी देखते हैं, जिस मूर्ति कला के अंतर्गत हमें बौद्ध, जैन, हिंदू एवं धर्मनिरपेक्ष मूर्तियां तक देखने को मिलती हैं। और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि उत्तर प्रदेश का जैन संग्रहालय भी आपके कहाँ स्थित है, ये भी उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है। ये आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जैन संग्रहालय मथुरा में है, जहाँ उत्तर प्रदेश के मथुरा से मिलने वाले कंकाली टीला ये जगह भी आपके उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। और इसी कंकाली टीला से ढेरों मूर्तियां निकाली गई और उनमें से अधिकांश मूर्तियां किससे संबंधित हैं, वो आपके जैन धर्म से। और उन मूर्तियों को उन्होंने कहाँ पे रखा हुआ है, मथुरा के जैन संग्रहालय में। यहाँ से मिली हुई ढेरों मूर्तियाँ आपकी स्थापित की गई हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमें मथुरा से ही कनिष्क फर्स्ट की मूर्ति मिलती है, ठीक, जिसमें मूर्ति का सिर तोड़ दिया गया है और वो एक लॉन्ग कोट और लॉन्ग बूट पहने हुए है। और इस तरीके से हमें धर्मनिरपेक्ष विषय भी मथुरा से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए मौर्योत्तर काल में मथुरा एक राजनीतिक के साथ साथ सांस्कृतिक रूप से एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में सामने आता है। इसके अतिरिक्त मथुरा बौद्धिज्म एवं जैनिज्म का भी बड़ा सेंटर था, लेकिन इस काल में हमें मथुरा से कृष्ण और राधा की मूर्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। ठीक, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो इस तरीके से मौर्योत्तर काल में मथुरा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में सामने आता है। इसके पश्चात गुप्तकालीन इतिहास में अगर हम देखें, गुप्तकालीन इतिहास में देखने पर उत्तर प्रदेश की कई अन्य जगह भी हमें महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देती हैं। गुप्तकालीन इतिहास के अंतर्गत उत्तर प्रदेश गुप्त साम्राज्य का भाग रहा और गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत ही उत्तर प्रदेश में आपको भी बताया था कि हरिशैन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। तो ये गुप्तकालीन फैक्ट हमारा उत्तर प्रदेश से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। इस तरीके से गुप्तकालीन सेंटर में होने के कारण अत्यधिक कार्य तो नहीं किए गए, लेकिन गुप्त काल की कुछ चीज़ें हमें मथुरा उत्तर प्रदेश से आपकी प्राप्त हो जाती हैं। ठीक, इसके पश्चात अगर हम देखें गुप्तोत्तर काल में उत्तर प्रदेश का वास्तविक महत्व देखने को मिलता है और गुप्तोत्तर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमें दिखाई देता है। इस समय आकर के पहली बार उत्तर प्रदेश में कन्नौज भारत में राजनीतिक सत्ता का केंद्र बनता है और यहाँ पर हर्षवर्धन के द्वारा अपनी राजधानी का निर्माण किया जाता है।
हर्षवर्धन ने पुष्यभूति डायनेस्टी का रूलर था और उसने कन्नौज के मौखरी वंश की जगह पर अपने राज्य की स्थापना की। तो अगर हम देखें मौर्योत्तर काल में, तो मौर्योत्तर काल में कन्नौज का पहला वंश मौखरी वंश, कन्नौज का दूसरा वंश पुष्यभूति वंश, इस तरीके से दो डायनेस्टियाँ बहुत ही जल्दी से आपके कन्नौज में रिप्लेस की जाती हैं। एक थी मौखरी और दूसरी थी आपकी पुष्यभूति। ठीक, इसके पश्चात इस टाइम पीरियड में कन्नौज से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण तत्व, कन्नौज को उस समय महोदय नगर के नाम से जाना जाता था। ठीक, महोदय नगर, ये उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले भी पूछा है, तो कन्नौज का ही नाम था महोदय नगर। तो महोदय नगर भी आपकी एक महत्वपूर्ण स्थल है जो कन्नौज से जुड़ा हुआ है। इसके पश्चात कन्नौज का पतन प्रारंभ हो गया और हर्षवर्धन से जुड़ी हुई दो चीज़ें आपकी धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण हैं, आपका प्रयाग और कन्नौज। हर्ष ने इन दोनों जगहों पे धार्मिक परिषदों का आयोजन किया और इनमें बड़े पैमाने पे वो दान करता था और इस तरीके से हमें ये दो चीज़ें भी कहाँ से, उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त होती हैं। इसी तरीके से हर्ष के कुछ अभिलेख भी हमें, जैसे कि बांसखेड़ा अभिलेख, ये भी हमें उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से हर्ष से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हमें उत्तर प्रदेश से मिली हुई हैं। इसके पश्चात हर्ष की मृत्यु के पश्चात भारत में सामंतवादी व्यवस्थाओं का जन्म हुआ और जो कि हमारे पूरे भारत की राजनीतिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता बना। इस सामंतवादी काल में अगर हम देखें तो संपूर्ण उत्तर भारत में राजनीतिक सत्ता का केंद्र कन्नौज था। क्यों? क्योंकि अब पाटलिपुत्र की जगह भारत में कन्नौज ने ले ली और कन्नौज को लेकर के हमारे यहाँ पर लगभग 700 से लेकर के 900 AD के बीच में एक त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष का भारत में जो केंद्र बना वो केंद्र था कन्नौज। कन्नौज को लेकर के लड़ने वाले त्रिपक्षीय संघर्षों में सबसे पहली जाति जिसने भाग लिया वो थे गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार गुजरात और मालवा के बेसिक रहने वाले थे। इन्होंने सबसे पहले कन्नौज के संघर्ष में भाग लिया। कन्नौज में भाग लेने वाली दूसरी जाति पाल बंगाल के शासक थे और तीसरा जिसने इसमें भाग लिया वो थे आपके दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट, और इन तीन जातियों ने राष्ट्रकूट कर्नाटक। और इस समय कन्नौज में जो डायनेस्टी थी उसका नाम था आयुध वंश, यानी कि मौखरी के बाद पुष्यभूति और पुष्यभूति के बाद तीसरा वंश कन्नौज में आयुध वंश। तो इस तरीके से कन्नौज पर अधिकार करने के लिए गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच एक संघर्ष प्रारंभ होता है जिसे हम त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। अर्थात इस समय पूरे भारत की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण जगह उत्तर भारत के कन्नौज ने ले ली और इस तरीके से कन्नौज का महत्व भारत में बढ़ता चला गया। इसके पश्चात इन त्रिपक्षीय संघर्षों के कारण गुर्जर प्रतिहारों का अंततः गुर्जर प्रतिहारों ने कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया और कन्नौज पर बैठने वाली चौथी जाति वो थी भारत की गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहारों के पतन के बाद कन्नौज को गहड़वाल डायनेस्टी ने अपने अधिकार में ले लिया और कन्नौज में बैठने वाली पांचवी डायनेस्टी आती है गहड़वाल, और गहड़वाल वंश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक जयचंद, इनका संबंध भी आपके कहाँ से था? कन्नौज से। तो इस तरीके से अगर हम 800 से 1200 के बीच के इतिहास को देखें तो उत्तर भारत का कन्नौज एक नए शक्ति केंद्र के रूप में उभर के सामने आया और उसको महत्वपूर्ण आपकी जगह कन्नौज के रूप में जानी जाती है। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश में 800 से 1200 के बीच में एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र सामने आता है और वो महत्वपूर्ण क्षेत्र था आपका महोबा। महोबा के अंतर्गत गुर्जर प्रतिहारों के सामंत
चंदेलों ने महोबा में अपने राज्य की स्थापना की और इस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक नए शक्ति केंद्र ने जन्म लिया और जो था महोबा। महोबा में कालिंजर चंदेलों का महत्वपूर्ण किला था और यही चंदेलों ने आगे चल करके कालिंजर के बाद खजुराहो को भी अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। तो इस तरीके से एक नया शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश का वो चंदेल डायनेस्टी का महोबा बना। तो इस प्रकार 800 से 1200 के बीच में आपका महोबा एक महत्वपूर्ण जगह रही और आगे चल करके इस क्षेत्र को लगभग 1205 में मोहम्मद गोरी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया और इस तरीके से उत्तर प्रदेश का महोबा सल्तनत का पार्ट बन गया। इसी तरीके से जयचंद के गढ़वाल एम्पायर को भी मोहम्मद गोरी ने अपने साम्राज्य में शामिल किया और वो भी दिल्ली सल्तनत के एक अभिन्न अंग के रूप में सामने आया। इस तरीके से उत्तर प्रदेश 800 से 1200 के बीच में दिल्ली सल्तनत का भाग बन गया और उत्तर प्रदेश ने आगे बढ़ना स्टार्ट किया। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की धार्मिक स्थिति की। अगर उत्तर प्रदेश को धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म, उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल आपके प्राप्त होते हैं। उत्तर प्रदेश के कपिलवस्तु, कपिलवस्तु को पिपरावा, कपिलवस्तु को पिपरावा नामक जगह से जिसकी पहचान की गई है और वो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर नामक जिले में स्थित है और कपिलवस्तु के ही लुम्बिनी नामक जगह पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ या गौतम बुद्ध पैदा हुए। ठीक, तो इसका मतलब कपिलवस्तु का शाक्य गणराज्य या शाक्य वंश उनका अपना वंश था। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो लुम्बिनी आपकी एक महत्वपूर्ण स्थल है जो नेपाल में है, लेकिन लुम्बिनी जिस राज्य के अंतर्गत आता था वो कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश के पिपरावा सिद्धार्थनगर में स्थित है। इसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपनी ज्ञान प्राप्ति के दौरान उत्तर प्रदेश में से होकर गुजरे, लेकिन उन्होंने दोबारा उत्तर प्रदेश में प्रवेश ज्ञान प्राप्ति के बाद किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो उत्तर प्रदेश के सारनाथ, सारनाथ को उस टाइम पीरियड में मृगदाव एवं ऋषिपत्नम के नाम से जाना जाता था और इस तरीके से उत्तर प्रदेश के सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया, अर्थात धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन की पहली घटना उत्तर प्रदेश के सारनाथ में घटती है, जहां बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को दीक्षा देकर के धर्मचक्र प्रवर्तन की शुरुआत की और महात्मा बुद्ध ने यहां पर अपने पहले संघ की स्थापना की। इस तरीके से हम देखें तो सारनाथ धार्मिक रूप से भी एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में सामने आता है। सारनाथ में ही अशोक ने जो अपना स्तंभ स्थापित कराया था, उसी स्तंभ का सिंह शीर्ष भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में हमने अपनाया। तो सारनाथ आप देख रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में सामने आता है। सारनाथ के बाद बुद्ध ने अपना अधिकांश समय श्रावस्ती, बुद्ध ने लगभग 25 ईयर्स अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद श्रावस्ती में गुजारे। श्रावस्ती में ही एक व्यापारी की बेटी विशाखा, विशाखा ने श्रावस्ती में बुद्ध को पूर्वाराम विहार नामक एक वरदान दिया और बुद्ध ने यहीं श्रावस्ती के पूर्वाराम विहार में ही अपना अधिकांश समय अर्थात 25 साल व्यतीत किए। तो इस तरीके से हम देखें तो एक महत्वपूर्ण जगह आपकी श्रावस्ती भी बौद्धिज्म से जुड़ा हुआ केंद्र उत्तर प्रदेश में है। इसके पश्चात अगर हम देखें तो जैसे हम पूर्वाराम विहार से आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश में अगली जगह जो बुद्ध से जुड़ती है वो है कुशीनगर। कुशीनगर अर्थात कश्या, ये वो जगह है जहां बुद्ध को महापरिनिर्वाण, यहाँ बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, अर्थात बुद्ध का मृत्यु स्थल कुशीनगर वर्तमान प्रदेश में उत्तर प्रदेश का एक जिला है।
तो इस तरीके से अगर हम देखें तो उसमें बहुत ढेरों सारी जगह किससे जुड़ी हुई हैं, इन्हीं चीज़ों से। इसी तरीके से अगर बुद्ध की जीवनी से जिनके देखें तो संकिशा, संकिशा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में है। और संकिसा को भी किससे देखा जाता है, माना जाता है यहाँ बुद्ध स्वर्ग से ब्रह्मा और हिंदू देवताओं के साथ पृथ्वी पे आए थे, तो इसीलिए संकिसा भी एक महत्वपूर्ण जगह है और जहाँ अशोक ने यहाँ एक स्तंभ लगवाया जिसका शीर्ष हाथी का था। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में संकिसा भी सामने आती है। इस तरीके से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बौद्ध सर्किट का निर्माण करवाया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत कौशाम्बी, सारनाथ, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती आते हैं। श्रावस्ती और बीच में कुशीनगर। ठीक, कौशाम्बी, सारनाथ, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, ये एक बौद्ध सर्किट है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्मित कराया है। तो इन अगर हम महत्वपूर्ण स्थलों की सीरीज देखें तो ये अपने आप सिद्ध हो जाता है कि उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म के पालने के रूप में क्यों कहा जाता है, क्योंकि बुद्ध ने बौद्ध धर्म को पालने के लिए लगभग 25 साल यहाँ व्यतीत किए और बुद्ध की जीवन की ढेरों महत्वपूर्ण घटनाएं इनसे जुड़ी हुई हैं। अगर बुद्ध के जीवन की ही में देखें तो बुद्ध के महत्वपूर्ण शिष्यों में वाराणसी में देखें तो सारिपुत्र बुद्ध के बहुत ही महत्वपूर्ण शिष्य थे, जो कहाँ के रहने वाले थे, वाराणसी में अगर हम देखें तो यश नामक एक धनाढ्य सेठ थी, ये भी बुद्ध के शिष्य बना और इस तरीके से बुद्ध की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें इन जगहों से जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश को धर्म की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। या इस तरीके से उत्तर प्रदेश की सीरीज में ऐतिहासिक ये दूसरा चरण था और शीघ्र ही हम लोग अगला चरण लेके उपस्थित होते हैं।